शायद भारत इतना सक्षम और सफल हुआ कि जो ग्लोबल साउथ को है जो लाकर उन्होंने सेंटर स्टेज में रख दिया है G20 में। G20 यूजुअली ऐसे लगता था कि विकसित देशों की उसमें बहुत प्रभाव रहता था कि किस तरह के मुद्दे होंगे, किस तरह की बातचीत होगी। आप देखें जितने भी मुद्दे अब सामने आ रहे हैं उसमें ग्लोबल साउथ, विकसित देश अलग हैं, वो भी शामिल हैं, पर विकासशील और कम विकसित देशों की बात उसमें बहुत जोर शोर से भारत ने रखी है। और उसमें जैसे एक नई बात ये भी भारत ने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से तकनीक का हस्तांतरण जो है वो हमेशा से विकसित देशों से विकासशील देशों के लिए बहुत मुश्किल होता था, आसान नहीं होता था जी। पर जो तकनीक भारत तैयार कर रहा है कितने आसानी से वो, जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आसानी से भारत दूसरे देशों से साझा करने के लिए तैयार है और कितनी आसानी से वो सबको देना चाहता है। तो ये तकनीक के हस्तांतरण में भी एक नया रुख दिखाने की उसमें कोशिश है। तो अलग अलग स्तर पे है, कहीं कहीं भारत योगदान देना चाहता है, कहीं कहीं भारत दूसरों से हिस्सेदारी बनाना चाहता है। उस सब में मुझे लगता है ये कहना जरूरी होता है कि जो शिखर सम्मेलन है वो बहुत अहम है, खास है, और उसके आसपास उससे पहले और उसके बाद में बहुत सी चीजें होने वाली हैं जिसमें भारत को अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय करने का तरीका है, जिन मुद्दों को आगे बढ़ाने का जो तरीका है, उसमें अपना योगदान देने का मुझे लगा कि बहुत अच्छा अवसर मिला। तो मैं G20 की जो प्रेसिडेंसी है भारत के लिए उसे एक अवसर के तौर पे देखता हूँ। बिल्कुल अवसर के तौर पे। और स्वर्ण सिंह जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ग्लोबल साउथ की आपने जिक्र की, ग्लोबल साउथ पर जिस तरह से जोर दिया गया है, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बार बार समानता की बात करते हैं, समान अधिकार की बात करते हैं, तो ये एक कितनी बड़ी ताकत के रूप में, और इसे एक समानांतर ताकत भी कहा जा सकता है, ये उभरेगा। और जो थीम है इस सम्मेलन की कि एक पृथ्वी, एक परिवार, साझा भविष्य, ये अपने आप में क्या कहती हुई दिखाई देती है? बहुत अच्छा आपने कहा कि भारत की जो दृष्टिकोण हमारा है, सोच हमारी है, वही एक विश्व स्तर की बात उसमें हमेशा नजर आती है कि भारत विश्व से जुड़ना चाहता है और अपने को विश्व से जुड़ा हुआ देखता है। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत का जो नेतृत्व है वो काफी हद तक कई चीजों में बदलाव लाने में सक्षम नजर आता है। शायद ये भी उसमें एक पहलू है कि धीरे धीरे जैसे ये ग्लोबल साउथ के देश जुड़े हैं G20 में, तो अब एक पूरा ऐसा दौर आने वाला है जिसमें ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वही नेतृत्व करेंगे G20 का। आप देखें कि 2020 में पहले सऊदी अरेबिया के पास प्रेसिडेंसी थी, बीच में फिर इटली के पास गई, पर पिछले साल इंडोनेशिया, इस साल भारत, अगले साल ब्राजील, उससे अगले साल 2025 में साउथ अफ्रीका। तो नेतृत्व जो है G20 का वो भी धीरे धीरे ये ग्लोबल साउथ के पास आता नजर आता है। इसीलिए आप देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, विमेन लेड डेवलपमेंट पर, एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी पर और ट्रेडिशनल मेडिसिन, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो ग्लोबल साउथ का मेन कंसर्न है। आज तक ग्लोबल साउथ जितना भी तेजी से बदलाव आया और उसके जो नकारात्मक नतीजे हुए, जैसे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, उसमें ग्लोबल साउथ को ज्यादा उसको खामियाजा भुगतना पड़ा, उसका असर भुगतना पड़ा। पर अब ये ग्लोबल साउथ उसका हिस्सा बनता जा रहा है कि निर्णय कैसे लिए जाएंगे, किन मुद्दों को आगे उभारा जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक तो ये पूरा दौर है जब अब देखें कि साउथ के देश ही नेतृत्व करेंगे G20 का आने वाले समय में, और दूसरा ये भारत की पूरी कोशिश के ग्लोबल साउथ को सेंटर स्टेज पे खड़ा किया जाए, उनके मुद्दे सामने लाए जाए, उनके तरीके से सोचा जाए। तो एक तरह से ये ढांचे में ही परिवर्तन हो जाता है। और आखिरी बात, यदि अफ्रीकन यूनियन को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये G21 हो जाएगा। और उस तरह से फिर वो जो कम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, जिनको जोड़ना बहुत जरूरी है G20 को सक्षम होने के लिए, वो जो निर्णय ले वो असरदार हो, उनसे फायदा हो, क्लाइमेट चेंज की जो क्राइसिस है उनसे कैसे सुलझा जाए। तो ये इंक्लूसिव जो अप्रोच है कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है, वो बेहद अहम बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल बेहद अहम बात आप बता रहे हैं, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की जो एक दूरदर्शी सोच है वो भी दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया स्वर्ण सिंह जी तमाम जानकारी के लिए।